आप जब स्टेज पे खड़े होते हो ना, बाहर आके कुछ भी बोल लो, आपको ये पता होता है आप कितने पानी में, या आप अपने पिक्चर्स देख लेते हो तो आप कितने पानी में। जैसे मैं भी जब हारता था ना, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती थी, लेकिन फिर मैं जब गौर से अपने वीडियोस और पिक्चर को देखता था तब मैं कहता था हाँ यार, मतलब ये कमी है, अगर ये भी पूरी हो जाए ना तो मतलब जज सोचेगा ही नहीं। बिल्कुल। और इस बार वही हुआ। हाँ जी। मतलब मैं जब स्टेज पे गया ना, मैंने जज की आंख में देख लिया। पहली अपीयरेंस जब मैं एंटर ही करा, मैंने पहला पोज हिट करा, क्योंकि मैं जज को देखता रहता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने पहला पोज हिट करा, मैंने उसको देख लिया, उसने जैसे ही मुंडी हिलाई ना, मैं समझ गया कि ये मेरे को कंसीडर कर रहा है। और फिर जब उसने प्लेस मेरे को बीच में करा, मैं केवल 1 मिनट 1.5 मिनट तक वेट करा, पोजिंग करता रहा। मैंने कहा अगर उसने मेरे को शुरुआत में हिला दिया तो हिला दिया, फिर अगर नहीं हिलाया तो नहीं हिलाएगा। उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया कि अब तो हो गया। हाँ, अपना 100% देना जरूरी है, वो तो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। हाँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम मिलते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से। और आज बात होगी फिटनेस की, डिसिप्लिन की, और बहुत सारे मिथ बस्ट किए जाएंगे। आज मिलने वाले हैं हम 4 टाइम IFBB गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर रजत गोयल जी से। सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर, टाइम देने के लिए। सर, ये 4 टाइम IFBB गोल्ड मेडलिस्ट, कैसे रहा सर ये सफर? 4 टाइम के बाद मैं फिर प्रो भी बन गया। सो दिस इज समथिंग कि उसको अचीव करने के लिए, हाँ जी, वो स्टेप बाय स्टेप 4 टाइम्स मैंने उसको अचीव किया। सो मैं आपको जर्नी बताता हूँ क्या हाँ हुआ जी। कि 2022 कोविड के बाद 2021 में शो स्टार्ट हुए थे। हाँ जी। तो पहला शो मैंने जब उसमें खेला, दिसंबर में IFBB का पहला शो हुआ था, तो आई वाज ब्रॉन्ज मेडल विनर इन दैट। ओके। फिर उसके बाद जब शुरू हुआ, क्योंकि मैंने अपनी कैटेगरी चेंज करी थी, पहले मैं मेंस फिजिक खेलता था, फिर मैंने क्लासिक फिजिक कोविड के बाद खेलना शुरू किया। ओके। फिर 22 में जून में जो शो हुआ दिल्ली में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे को प्रो कार्ड नहीं मिल पाए, क्योंकि जब आप गोल्ड मेडल लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सारे कैटेगरी के गोल्ड मेडल विनर्स के साथ compete करके प्रो कार्ड अचीव करने के लिए। ओके। तो 2022 में हुआ गोल्ड मेडल मेरा, लेकिन मैं प्रो नहीं बन पाया। अच्छा। 2023 में भी सेम हुआ, मेरे को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन मैं प्रो नहीं बन पाया। अच्छा। 2024 में भी सेम हुआ, मेरे को गोल्ड मेडल मिला और मैं प्रो नहीं बन पाया, लेकिन फाइनली 2025 मेरे को गोल्ड मेडल मिला और मैं प्रो कन्वर्ट हुआ। तो इसीलिए वो जो 4 गोल्ड मेडल की सीरीज है वो इस तरीके से। अगर एक और ना होता तो 5वां भी आना था यानी कि। लेकिन आप देखो, जो गोल्ड मेडल है ना, वो एक तरीके से पहला पड़ाव है। हाँ जी। जब तक आप गोल्ड मेडल नहीं जीतते तब तक आप उस रेस में आ ही नहीं सकते। हाँ जी। तो उस रेस में आया, मैं फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। तो चौथी बार जब मैं उस रेस में आया, अब मुझे कोई गोल्ड मेडल जीतने की जरूरत नहीं है। नाउ आई एम ऑलरेडी अ प्रो। अब मुझे प्रो शो जीतने की जरूरत है, मुझे प्रो शो में गोल्ड मेडल जीतने की जरूरत है, जिससे कि मैं ओलंपिया में क्वालिफाई कर सकूं। ग्रेट ग्रेट। तो इंडिया का नाम रोशन कर सकूं बस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे प्रोफेशनल लेवल तक जाना है सर? 2014 में। ओके। तो ईयर 2000 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो अगर 2025 लगाया जाए तो मेरे को 25 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, वेट ट्रेनिंग करते हुए। ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल स्पोर्ट खेलते हुए कुछ करते हुए। तो 25 इयर्स हो गए। उसके बीच में मैंने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट करी, मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी, मैंने अपना MBA भी कंप्लीट किया, मैंने अपने बिजनेस भी सेटअप किए। लेकिन जब मैं दिल्ली मूव हुआ इन 2014, तब प्रोफेशनली लोगों ने मेरे को देख के बोला कि यू शुड स्टार्ट कम्पीटिंग। क्योंकि एक अगर नॉर्मली अगर मैं जैसे कर रहा हूँ एक फिटनेस पर्पस से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना हार्ड ट्रेनिंग करता था और फॉलो सब चीज करता था कि मेरी वो फिजिक वैसे निकल के आ रही थी। तो लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, आप ट्राई करो इस चीज के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाली चीज भी ट्राई करते हैं। तो जब उसमें घुसा तो फिर वो आगे चलते ही चला गया कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट। फिर अब 2014 से 2025 तक की ये जर्नी है प्रोफेशनल वाली। वैसे तो जर्नी 25 सालों की है, लेकिन प्रोफेशनल जर्नी 11 साल की है। ग्रेट।
सर आपने पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में नाम कमाया है, आपका असली पैशन क्या है इन दोनों में से? मेरा पैशन ये है कि जब मैं सुबह उठूं, सबसे पहले एक मील लूं, और मेरे को वेट ट्रेनिंग जरूरी है। ओके। मतलब मेरा पैशन आप बोल लो, या अब एक लाइफस्टाइल का आप हिस्सा बोल लो, कि पैशन जो है कन्वर्ट हो गया लाइफस्टाइल के हिस्से में, और फिर आज के टाइम में वो प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो गया। हाँ जी। तो मैं जितनी भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करी है, या मैंने जितना भी पैसा कमाया है, या बोलूं मैंने जितने भी अपने अचीवमेंट्स करे हैं, वो सारे पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही करे हैं, और आज मैं जाना जाता हूं, मैं उसी की वजह से जाना जाता है। यस सर। तो जब से आपने जर्नी स्टार्ट की, सबसे बड़े चैलेंज क्या है? फाइनेंसेस, फैमिली सपोर्ट या ट्रेनिंग नॉलेज? सबसे बड़े चैलेंज आए कि आप अकेला रह के, ओके, आपको पैसा भी कमाना है, हाँ जी, आपको अपना घर भी देखना है, आपको ट्रेनिंग भी करनी है, आपको सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, आपको औरों को ट्रेनिंग भी करानी है, और सबसे बड़ा चैलेंज था एक नए शहर में अपना पहचान बनानी है। हाँ जी। देखिए, जब मैं 2014 में दिल्ली में आया, तो मैं कभी भी दिल्ली रहने कभी नहीं आया था, कभी घूमने आ गया 1-2 दिन को, या कुछ रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने आ गया, लेकिन किसी दूसरे शहर में आके बसना, जबकि मेरा जो घर है वो यूपी में है और वहाँ पे सारा एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक कि मेरे इतने बिजनेसेस हैं, डैडी के इतने बिजनेसेस हैं कि मैं इजीली अपना लाइफ स्पेंड कर सकता था। लेकिन मेरे को ये था कि यार मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, मेरे को अपनी पहचान जाननी थी, अपनी पहचान बनानी थी, कि मेरे को भेजा गया है तो उसका सोल पर्पस क्या है। यस सर। वही मुझे जानना था, इसीलिए मैं यहाँ माइग्रेट करा, और चैलेंज यही है भाई कि सब कुछ अपने आप करना है, आप अकेले हो यहाँ पर, कहाँ पर आपको धोखा मिलेगा, कहाँ पर आपको प्यार मिलेगा, कहाँ आपको चुनौतियां मिलेंगी, कहाँ आप हारोगे, कहाँ जीतोगे, तो सब कुछ आपके ऊपर ही था। तो मतलब मैंने ये नहीं देखा कि मेरा नुकसान कितना हुआ, मेरा फायदा कितना हुआ, मेरे को किस लेवल के हर्डल्स फेस करने पड़े, लेकिन बस मैं आगे बढ़ता चला गया कि बस करना है तो करना है। और मुझे ये नहीं पता था कि शायद मैं इतना आगे भी आ जाऊंगा, और आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन बस ये मैं बोलूँगा कि एक मेरा जिद्दीपन था, मेरी कंसिस्टेंसी थी कि मैंने छोड़ा नहीं। मतलब मैं अपनी लाइफ में हारा बहुत हूँ। ओके। मैं इतना हारा हूँ, इवन बॉडी बिल्डिंग में भी मैं इतना हारा हूँ कि मुझे हार का फर्क पड़ना ही बंद हो गया। तो मुझे बस ये लगता है कि यार कोई बात नहीं, एक हारी तो और ऐड हो गई, आगे चलते हैं। हारी तो ऐड हो गई, लर्निंग अच्छी मिल गई, लेकिन लर्निंग मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हारते हो ना, तो आप सीखते हो। हाँ जी। जब आप जीतते हो तो आप खुशी में ना, आप अपनी कमियां कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते। हाँ जी। क्योंकि आपको पता होता है कि आप बेस्ट हो। तो अगर आप जीतते चले आ रहे हो ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप में कुछ कमी है। लेकिन वो जब आप अपने सर्कल से बाहर निकलते हो तो आपको हिट करती है। हाँ। लेकिन जब आप हारते हो तो आप ये हमेशा जानने की कोशिश करते हो यार कहाँ कमी रहेगी। तो उस हार ने मेरे को इतना अच्छा कर दिया कि शायद मैं आज अपने आप को देखता हूँ, मतलब अपनी फिजिक जब मैं अपनी खुद भी फोटोज में और वीडियोस में देखता हूँ, तो मेरे को लगता है यार हारने का फायदा तो मिला। देखो फायदा हर चीज का मिलता है, आप उसे पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। सेकेंडली एक चीज और मैं बताऊं आपको कि क्लासिक फिजिक में आई एम द एल्डेस्ट एथलीट जिसको प्रो कार्ड मिला है। ओके। मतलब अब मैं 6 महीने बाद 40 साल का हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो 39 इयर्स की एज में मेरे को प्रो कार्ड मिला, और मेरे साथ जितने भी लोग कंपीट करते हैं 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल ऐसे वाले होते हैं, तो मैं उसमें भी प्राउड फील करता हूँ यार, मैं इस एज में भी होके, जब लोग सोचते हैं रिटायरमेंट लेने की, मैं अपने आप को प्रोग्रेस करके बेटर करके स्टेज पे आ पा रहा हूँ और उन लोगों को पीछे छोड़ रहा हूँ। तो बस ये मेरे लिए गर्व की बात है। चुनौतियों के साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिला, आपको नाम भी मिला, और हाँ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली। बहुत बड़ी सर, बहुत बड़ी बात है ये। तो स्टेज पे खड़े होने से पहले एक IFBB प्रो के लिए सबसे टफ प्रिपरेशन क्या होती है? डाइट, पोजिंग या मेंटल डिसिप्लिन? देखिए, सबसे बड़ी जो IFBB प्रो के लिए या किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए जो स्टेज पे जाता है ना, हाँ जी, वो होती है अपने आप से अपनी एक्सपेक्टेशन। और अगर आप एक जानने वाले, मतलब एक आप लोग अगर आपको जानते हैं, हाँ आप एक आपने नाम बना रखा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके लिए, वो प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर आपके ऊपर बहुत होता है। देखो, आपने जो प्रिपरेशन करनी थी वो आपने कर ली। आप स्टेज के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। आपने जो चीटिंग करनी थी वो आपने कर ली, ठीक है।
अब आप स्टेज पे जाने अगर वाले हो तो बस आपको यही लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे दूं, अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया वहां पे मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो वो जो मेंटल प्रेशर है, हारने का डर नहीं होता मेरे लिए स्पेशली, मेरे को हारने का डर नहीं होता, मेरे को ये लगता है कि क्या मैं पहले से बेहतर आ पाया हूं या नहीं आया हूं। क्योंकि देखिए, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन दूसरा कितना काम करके आ रहा है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी मेहनत बहुत अच्छी कर सकते हो। तो अगर आपको पता है आपने मेहनत अच्छी करी है, तो वहां पे अगर आप अच्छा दिखाओगे तो आप अप्रिशिएट करे जाओगे। तो ये जो कुछ आप समझो जो माइंड में चलता है वो यही चलता है कि यार, और मैं इतना हारने की, मतलब हारना नहीं बोलूंगा, मतलब मैं बहुत सीख कर आए हो। मैं बोलूंगा कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी जब आप प्रो स्टेटस क्रैक नहीं कर पाते तो वो आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर हो जाता है। और बार बार वो 3 साल से रिपीट हो रहा है तो मेंटल ब्लॉक एक बहुत बड़ा हो जाता है कि यार, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे से भी थोड़े से डाउन लोग थे, वो जीत गए तो मेरे में क्या कमी रह गई। आप जज नहीं कर पाते हो, फिर भी आप अपने ऊपर काम करते हो। और कितने लोगों ने मेरे को बोला भी, मतलब मेरी वाइफ ने ही मेरे को बोला कि रजत अब हो गया, नाउ यू शुड क्विट। और लास्ट ईयर मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अब मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं हर लेवल पे अपने आप को मेंटेन करूं और साथ में इम्प्रूव भी करूं। लेकिन फिर कुछ ऐसे मेरे शुभचिंतक लोग हैं, उन्होंने मुझे बोला कि रजत, आपके पास ही है आपका प्रो कार्ड, आपको केवल थोड़ा सा अपने आप को और कंट्रोल करके चलना है, अपना साथ देना है, और हम भी आपके साथ खड़े हैं कि आप एक साल अपने आप को और दो। वही डेस्टिनी में भी था। यस, तो एक साल आप अपने आप को और दो। फिर मैंने काफी सोचा और मेरी वाइफ ने भी बोला ये कि ठीक है रजत, अब सब लोग बोल रहे हैं तो आगे करना चाहिए, गो फॉर इट। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, कोई नहीं, मेहनत करने की आदत है, उससे पीछे हटना नहीं है। तो फिर वो हो गया। और आज के टाइम में मतलब मैं खुद भी अपने आप को भी थैंक यू करता हूँ और उन लोगों को भी थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने वो मेरे को वापस लेके आए, क्योंकि अगर वापस नहीं लेके आते शायद वो वहीं अंत हो जाता, तो मैं शायद वो एल्डेस्ट एथलीट नहीं बन पाता। और वो प्रो का रह ही जाता, वो रह जाता। अब क्या है, अब वो जर्नी जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो गई है। अब जहां मैं रुकने का सोच रहा था वहां मुझे अब और मेहनत करनी और भागना है और भागना है। ग्रेट ग्रेट सर, हर कंपटीशन के बाद एक इमोशनल हाई और लो होता है, आप अपने लोज को कैसे हैंडल करते हैं? मेरा लो हैंडल करने का तरीका केवल एक ही है कि मैं इसके बारे में किसी से बात नहीं करता। ओके, क्योंकि जितने मोह उतने ज्ञान। हाँ, तो मैं ना सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। हाँ जी, मैं केवल उसकी सुनता हूँ जिसको मुझसे ज्यादा नॉलेज है। और ये बात मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, मैं कोई मुझसे कुछ भी बोलेगा ना, मैं उसे ये नहीं बोलूंगा तू गलत है। हाँ जी, मुझे पता है वो अंदर से गलत है, लेकिन मैं निकाल दूंगा एक तरफ से, वो सबसे बढ़िया। लेकिन हाँ, जो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है या जो मेरे को गाइड कर रहा है, मैं उसकी जरूर सुनूंगा और उससे डिस्कस करूंगा कि भाई किस तरीके से हम इसे आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं दुनिया से कभी भी ऐसा डिस्कशन नहीं करूंगा कुछ भी कि यार कैसा था, मैं कैसा लग रहा था, ऐसा क्यों हो गया। या कभी कभी बिंदिया से, अपनी वाइफ से जरूर मैं थोड़ा सा अपना दिल की बात बोल लेता हूँ, लेकिन मैं दुनिया से नहीं बोलता, क्योंकि आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हाँ जी, क्योंकि ये देखिए सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। बिल्कुल, जजेस बैठते हैं, उनकी अपनी क्राइटेरियाज हैं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन देते हैं। हाँ जी, परफॉर्मेंस स्पोर्ट में क्या होता है, आप जो परफॉर्म कर रहे हो रूल्स के हिसाब से वो आपके सामने दिख जाएगा। जैसे पावर लिफ्टिंग में भी आपने जितना वजन उठा लिया वो सबके सामने दिख जाएगा। हाँ जी, ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली टेक्निक और रूल्स को फॉलो करके किया है। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिव स्पोर्ट आ जाता है, वहां पर भाई आप कितने भी अच्छे हो आप सेकंड आ सकते हो, और कितने ही बुरे हो आप चैंपियनशिप जीत सकते हो। हाँ जी, आप उसको ये नहीं बोल सकते आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्टिव गेम है। तो मैं किसी से कभी भी शिकायत ये नहीं करता था यार मेरे को ऐसा क्यों हुआ, या मैं तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं इतना बुरा लग रहा था। मन में जरूर सोचता हूँ, ऐसा नहीं मन में नहीं सोचता। एक बार मैंने किया था, एक बार मेरे से गलती हुई थी कि मैंने पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया था कि शो में मैं थर्ड आया था, और मैंने पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार ये ठीक नहीं है, मतलब मेरे लेवल पे मेरी ऐसी आदत है नहीं, और वो मैंने कर दिया तो मुझे खुद भी गिल्ट फील हुआ था, तो मैंने सॉरी भी मांगी थी उसके लिए। और उसमें मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मेरी नाक नीचे हो गई है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, लोज होते हैं, हाई भी मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं जीतता हूं तो ऐसा नहीं है मैं पागल हो जाता हूं।
क्योंकि वो जीत जो है ना वो अंत नहीं है, हाँ जी, वो शुरुआत है एक नई जिंदगी की। और हमें ये पता है कि वो जीत हमें आगे और कितने पापड़ बिलवाएगी, क्योंकि अगर आगे जीतना है तो। हाँ। क्योंकि अगर आपने सोच लिया वही आपका अंत है तो आप खुशी मना लो, बात खत्म। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई ये एक चैप्टर का अंत है, दूसरा चैप्टर अभी शुरू होना है, नए चैलेंजेस आने बाकी। हाँ, तो उसके लिए जो फोकस है, फिर मैं अपने आप से रोज बात करता हूँ, आज भी वो फोकस में अपना सेट करके रखता हूँ कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर बाहर से कितने भी इनपुट्स आते रहेंगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सही बात है सर। सर आजकल हर किसी का गोल होता है स्टेज रेडी फिजिक, लेकिन बिगनर्स के लिए आप एक ऐसी कौन सी गोल्डन टिप दे सकते हैं जो उनके इयर्स ऑफ स्ट्रगल को बचा सके अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ट्वीक करूंगा। यस सर। स्ट्रगल के बिना गेम नहीं है। हाँ जी, तो आप स्ट्रगल को बचाने की कोशिश मत करो, आप स्ट्रगल करो। हाँ। स्ट्रगल अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये गेम है क्या। हाँ जी, ये इजी गेम नहीं है। बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, कोई भी आप गेम उठा लो, उसमें कभी भी एक तो 12 महीने आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग में आपको 12 महीने प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, आप सब कुछ खा पी के भी आप गेम खेल सकते हो। इसमें आपको 24 घंटे में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो डिसाइडेड रहता है, सब मेजर करना है, डिसाइडेड रहता है कि भाई ये मील प्लान अब, ये मील प्लान अब। बहुत ही रेयर होता है कि भाई हम लोग अपना, मतलब मैं जैसे आउटिंग को चला गया 4-5 दिन, फिर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर मैं ट्रेनिंग भी नहीं करता। वही 365 दिन में वही 2 से 4 दिन ऐसे होते हैं जब मैं ट्रेनिंग नहीं करता, और या फिर संडे। हाँ जी, तो मैं बिल्कुल फिर उस समय अपने आप को फ्री कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 4 दिन की फ्रीनेस मुझे आगे ज्यादा फोकस देगी। हाँ जी। तो स्ट्रगल बहुत जरूरी है, और बिगिनर्स को तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो स्पोर्ट है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सुबह आंख खोली और आपने सोचा मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है और आप इसमें उतर गए। ये वो चीज है, आपको इसमें इतना ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। स्ट्रगल ये नहीं है कि भाई आप जिम में जा रहे हो, कितना वजन उठा रहे हो, वो तो आपको 1 घंटा ही करना है। बाकी के 23 घंटे जो है वो आप कैसे निकालते हो वो मैटर करते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि यार इसने 3 महीने 6 महीने या 1 साल में चीज अचीव कर ली, वो ये नहीं देखते कि वो 1 साल अगर उसने अचीव किया, उसके पीछे उसकी 10 साल की मेहनत और है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप ऐसा मान के चलो, एक महल बनाने में टाइम लगता है, बिल्कुल, एक मकान बनाने में कम टाइम लगता है। हाँ, तो अगर आप मकान बनाना चाहते हो तो आप उस तरीके से करोगे, लेकिन अगर आप महल बनाना चाहते हो तो फिर आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको सेक्रीफाइस भी चाहिए, आपको डेडिकेशन भी चाहिए, तब जाके आप महल के जैसे दिख पाओगे। ग्रेट, सही बात है। सर प्रिपरेशन करते हैं, जब आप कोचिंग करते हो, सबसे कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती है जो आप एथलीट्स में देखते हैं? कॉमन मिस्टेक एक चीज है, हाँ जी, उस पे भी आता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ऑफ सीजन, हाँ जी, या जो बोलते हैं कि भाई हमें अपने कमियों पे काम करना चाहिए, हमारे यहाँ पर स्पेशली लोग उसे कंसिडर ही नहीं करते। मतलब वो ऑफ सीजन को ऑफ कर लेते हैं। अच्छा। आइडियली जब आपको ग्रोथ करनी है, तो इसका मतलब क्या है, आपको मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है। बिल्कुल। तो मान लीजिए मई में कंपटीशन है और आपने लास्ट ईयर मई में खेला, हाँ जी, तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे यार अभी तो 1 साल पड़ा हुआ है, तो हम वो 5-6 महीने रिलैक्स करेंगे। लेकिन वो जो 5-6 महीने है ना, वो 5-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पीछे ले जाते हैं। वो आपको अगर पीछे नहीं लेके जाएंगे तो आगे भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप वहीं रहोगे। आप बॉडी बिल्डिंग में क्या है, हमेशा बेहतर दिखना। हाँ जी, अपनी पुरानी अपीयरेंस से बेहतर दिखना। आप बेहतर कब दिखोगे, जब आप अपने आप पे काम करोगे। और जब आपने उस टाइम पे काम नहीं करा, जब बहुत ज्यादा जरूरत थी या जब टाइम था काम करने का, तो डेफिनेट सी बात है उसके बाद तो आपके पास 4-5 महीने बचे। 4-5 महीने में तो केवल आप अपना बॉडी फैट निकाल सकते हो और बॉडी की कंडीशनिंग ला सकते हो। आप अपने मसल्स की ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ जी, तो ये कमी भी है। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी है लोगों के दिमाग में कि ऑफ सीजन हमें ऑफ कर लेना चाहिए। और बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स जो है वो नहीं कर पाते। ये मैंने क्या बताया, 365 दिन अच्छे लोग नहीं कर पाते। इसीलिए वो फिर उसके बाद क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। अरे यार हमें तो इस बार भी नहीं मिला, इस बार भी वो नहीं हुआ। अगर नहीं भी मिला तो हो सकता है किसी और बंदे ने जिसको मिला है वो आपसे ज्यादा अच्छी मेहनत करके आ गया, उसका केवल यही रीजन होता है। हाँ जी।
आपकी मेहनत कम है। सिंपल, देखो सब्जेक्टिव तो है ही है, लेकिन आप जब स्टेज पे खड़े होते हो ना, बाहर आके कुछ भी बोल लो, आपको ये पता होता है आप कितने पानी में हो। या आप अपने पिक्चर्स देख लेते हो तो आप कितने पानी में। जैसे मैं भी जब हारता था ना तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती थी, लेकिन फिर मैं जब गौर से अपने वीडियोस और पिक्चर को देखता था मैं कहता था हाँ यार, मतलब ये कमी है, अगर ये भी पूरी हो जाए ना तो मतलब जज सोचेगा ही नहीं। बिल्कुल। और इस बार वही हुआ। हाँ जी। मतलब मैं जब स्टेज पे गया ना, मैंने जज की आंख में देख लिया। पहली अपीयरेंस जब मैं एंटर ही करा, मैंने पहला पोज हिट करा, क्योंकि मैं जज को देखता रहता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने पहला पोज हिट करा, मैंने उसको देख लिया, उसने जैसे ही मुंडी हिलाई ना, मैं समझ गया कि ये मेरे को कंसीडर कर रहा है। और फिर जब उसने प्लेस मेरे को बीच में करा, मैं केवल 1 मिनट 1.5 मिनट तक वेट करा, पोजिंग करता रहा। मैंने कहा अगर उसने मेरे को शुरुआत में हिला दिया तो हिला दिया, फिर अगर नहीं हिलाया तो नहीं हिलाएगा। उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया। हाँ जी, कि अब तो हो गया। हाँ, अपना 100% देना जरूरी है। वो तो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं ना। देखो अगर आपने नहीं दिया तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। अपनी मदद खुद करने का अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कोई दूसरा आपकी आके मदद करे। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये बहुत बड़ी सेइंग है। तो भाई अपनी खुद की मदद तब करोगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे, बस। आप अपने गुरु किसे कंसीडर करते हैं इस इंडस्ट्री में? वैसे तो मेरे गुरु रहे हैं, 3-4-5 गुरु रहे हैं, लेकिन देखो गुरु वो होता है जो आपको छोटा सा भी ज्ञान दे जाए। हाँ जी। कोई भी आपको ज्ञान दे जाए वो गुरु है। तो चाहे वो मेरा जूनियर हो, चाहे वो मेरा सीनियर हो, चाहे मेरा साथ वाला हो, अगर वो मुझे ज्ञान दे जाता है ना तो मैं मन ही मन उसका थैंक यू जरूर करता हूँ। हाँ जी। क्योंकि कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती हैं, लेकिन आप अप्लाई नहीं करते हो। हाँ जी। सामने वाले को जब अप्लाई करते हुए देखते हो, जब देखते हो हाँ भाई ये उस पर काम कर रहा है, तो आपको अकल आ जाती है फिर। सही बात। तो मेरे लिए वो हर एक आदमी गुरु है जो मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान दे रहा है। जो मुझे ट्रेन कर रहा है या जो मेरा कोच है वो तो बाय डिफॉल्ट मेरा गुरु है। हाँ जी। लेकिन मैं उन सब लोगों को गुरु मानता हूं जो मुझे बॉडी बिल्डिंग का ही नहीं, लाइफ का भी छोटा सा ज्ञान देता है। फिर चाहे वो मेरा छोटा भाई हो, मेरे मॉम हो, डैड हो, मेरी बीवी हो, या कोई आता जाता कोई बंदा ऐसा जो ट्रेन भी कर रहा है जिम में और मैंने देखा यार ये मोशन तो इसका बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव मोशन है, ये मेरे को भी ट्राई करना चाहिए, तो वो मेरे लिए हर एक बंदा गुरु है। सही बात है सर। सर आपने आई गेस हंड्रेड्स ऑफ शोज में compete किया है। मैंने ऐसा सुना है कि हर जगह आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है। क्या ये जरूरी है कि हम उसी शो में परफॉर्म करें जहाँ मॉनेटरी बेनिफिट है, या बाकी सब में भी करना इतना इक्वली इम्पोर्टेंट है? देखिए ये पर्सनल चॉइस है। हाँ जी। पहली बात तो एक आईएएस होता है। हाँ जी। आईएएस का एग्जाम इंडिया में सबसे टफ होता है और सबसे टॉप लेवल का होता है। बिल्कुल, सब जानते हैं। हाँ जी। अब अगर एक आईएएस बंदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये सोच ले यार मुझे तो 40-50 हजार रुपए की नौकरी करनी है, ठीक है, मुझे तो हर महीने पैसे आएंगे, तो क्या कभी वो आईएएस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे जाना चाहते हो। ओके। ठीक है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको पहले पैसे के लिए नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो अच्छी, या उसके लिए पढ़ाई करो, एग्जाम में जाओ, इंटरव्यू दो, फिर आईएएस क्रैक करके अपना नाम बनाओ, उसके बाद पैसा भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी। बिल्कुल। अगर मैं आज के टाइम में अगर मैं ऐसे शोज में जाता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग जाते हैं गलत करते हैं, अपनी पर्सनल चॉइस है, मैंने सबसे पहले यही बोला। हाँ जी। तो मेरी जो रिकॉग्निशन है या मेरी जिंदगी का मोटिव वही रह जाएगा कि मुझे एक शो से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो 5 लाख रुपए मैंने ले लिए, उसके बाद क्या? हाँ जी। साल में एक शो में मैंने जीत लिया, या मैंने चलो साल में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 शो खेल लूंगा। हाँ जी। बॉडी बिल्डिंग में आप हर समय तो खेल नहीं सकते। बिल्कुल। मैंने खेल लिए और जरूरी भी नहीं है मैं सारे शो जीत जाऊंगा। हाँ जी। और जरूरी भी नहीं है हर एक शो में 5 लाख रुपए मिले। बिल्कुल। अगर मैंने 1 या 2 शो जीत लिए, चलो दोनों 5-5 लाख के, मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए। मतलब मैंने एक तरीके से जब तक मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं तब तक मैंने वो शो के पैसे ले लिए। जब मैं जीत रहा हूं तो हार रहा हूं तो नहीं है, तो नहीं, शायद 2 साल में जीतू भी ना। हाँ जी। उस समय क्या। हाँ जी। लेकिन अगर मैंने एक अच्छे लेवल पे जाके खेला तो आज मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इंडिया को वर्ल्ड पे रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, सबसे बड़े स्टेज पे भी जा सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात उसके बाद मेरी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, मेरे को एंडोर्समेंट भी मिल सकते हैं, मेरे को बाहर के ब्रांड्स भी मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, प्रिपरेशन हो जाएगी। वो मैं अपनी लिमिटेशंस में नहीं रहूंगा। हाँ जी। मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके फिर दुनिया में जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये पर्सनल चॉइस है, मैंने ये चुना। जो लोग वो चुनते हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो शायद हो सकता है आगे आने वाले टाइम में
उससे ऊपर ना जा पाए या उन्हीं शोज में अटक के रह जाए। मेरे लिए गवारा नहीं था। सही बात है सर। सर आप इंटरनेशनली जो एथलीट्स को प्रिपेयर करते हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पर भी परफॉर्म करना चाहते हैं, इंडियंस के लिए, इंडियन एथलीट्स के लिए वहां पर compete करना इंटरनेशनली वो कितना टफ है और क्या है उसमें? देखिए टफ मैं इसीलिए बोलूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं। जैसे मैंने बताया जब मैं दिल्ली में आया था तो मुझे अपने पैसे खुद कमाने थे, अपने घर भी खुद देखना था, सब कुछ देखना था। तो उस टाइम में बंदा इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि बाहर जाके वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाता। सेकेंडली लैक ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। जब आप उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं होते ना तो आप बाहर के लोगों से बात करते हुए भी डरते हो। आप ना ऐसे बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो, अपने जोन में ही रहते हो, आप खुल के बाहर नहीं आते क्योंकि आपको ये लगता है यार सामने वाले बोल क्या रहे हैं और अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आपका बाहर जाके जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो बाहर जाके ही मिलता है क्योंकि आप अपने सर्कल से बाहर निकलते हो। तो ये चैलेंजेस डेफिनेटली फेस करने पड़ते हैं और वो इसीलिए फेस करने पड़ते हैं कि हम जो है बाहर की दुनिया केवल फोन पे और उस पे देखते हैं। हाँ जी। रियलिटी में नहीं देखते। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर के शोज भी खेलो, आप एमेच्योर लेवल से ही खेलना शुरू करो। ओके। अगर आप सीधे इंडिया में जीतते जा रहे हो और अगर आपको मौका लगा बाहर जाके खेलने का तो उस टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा यार हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है ना शुरुआत में बहुत दिक्कत देता है और कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद भी नहीं जीत पाते इसी वजह से। तो कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता और हल्के हल्के करके अब इतना भी लोगों के पास पैसा नहीं होता आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग में। जिनके पास है वो है, लेकिन जिनके पास नहीं होता कि वो बार बार शोज जाके खेले। हाँ जी। तो उन्हें ये लगता है यार बाहर कुछ नहीं हो ना, हम नहीं जा सकते। लेकिन वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपने इंडिया में सबको बीट कर दिया है और आप बाहर जा रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे हो। हाँ जी। केवल अच्छे अपने कॉन्फिडेंस से नहीं हो, बाकी सारी चीज अच्छी हैं। सब अच्छे। तो ये चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं और जब तक आप इसको रिपीट नहीं करोगे, बार बार नहीं जाओगे, ये आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। सही बात है सर। सोशल मीडिया पे एक मिथ है प्रोटीन इज इक्वल टू स्टेरॉइड्स, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? सोशल मीडिया पे तो ये मिथ अब आया है। हाँ जी। ये मिथ तो पहले से ही है। जब से मैं आपको बताऊं 2000 जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी और तब से लेके अब तक मैं प्रोटीन पाउडर्स ले रहा हूँ। 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल हो गए। हाँ। तो शायद अगर 25 साल में आज भी आप मेरा ब्लड वर्क करा लीजिए तो एक नॉर्मल बंदे से जो रेगुलर खाना खाता है टचवुड उससे बेटर होगा। ओके। तो अगर कुछ ऐसा इश्यू होता प्रोटीन पाउडर्स में तो मैं तो आज खत्म हो गया होता। हाँ जी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है। और दूसरा देखो, एक स्टेरॉइड्स वर्ड को ही बेकार बता दिया गया है कि भाई स्टेरॉइड्स बेकार होते हैं। आइडियली जो भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड का कुछ भी है वो आपकी बॉडी को समवेयर और दी अदर हार्म करेगा ही करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ दवाइयां जो इंडिया में बैन नहीं है बाहर बैन है वो क्यों होती? हाँ जी, सही बात है। बैन करने का रीजन यही होता है कि वो आपकी बीमारी को तो सही कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बॉडी को इतना खराब कर रहे हैं, इतने साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं कि उनके साइड इफेक्ट जो है उनके इफेक्ट को ओवरकम कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स को। हाँ जी। इसीलिए वो बैन होते हैं। तो हमेशा जो है उंगली स्टेरॉइड्स पे ही उठाई जाती है क्योंकि मार्केटिंग ही ऐसी हुई है। फार्मा कंपनीज जो मार्केट करती हैं दिस इज वेरी गुड, आपका इससे ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का सच बाद में निकल के आता है। मतलब एक प्रोटीन पाउडर को ही दुश्मन बना दिया गया है। हाँ जी। बाकी की चीजें जो है लोग वैसे खा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है वैसे कि ये स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स पहली बात तो फार्मास्यूटिकल ग्रेड होता है जो फार्मा कंपनीज बनाती हैं या जो आपके डिफरेंट लाइसेंस में आते हैं, फार्मा लाइसेंस में। हाँ जी। जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड होता है, फूड सप्लीमेंट होता है। यस, तो फूड सप्लीमेंट आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड में। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि जो एक फूड सोर्स से एक्सट्रैक्ट करे गए हैं। जैसे प्रोटीन पाउडर दूध से बनता है। हाँ जी। तो जब दूध से बनता है तो उसका स्टेरॉइड से कहीं तक लेना मेल ही नहीं है क्योंकि स्टेरॉइड्स हो गए फार्मा ग्रेड और आपका प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड जो फूड सोर्सेस से बन रहा है। तो आप उसको तो फिर भी खा रहे हो जो उसके लिए वार्निंग लिखी हुई है। सिगरेट पे वार्निंग लिखी हुई है उसे भी आप पी रहे हो, अल्कोहल पे वार्निंग लिखी हुई है उस पे भी आप पी रहे हो, जिसपे ये लिखा है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, वो आप कह रहे हो उसमें स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं।
तो मतलब आप खुद ही हिपोक्रेट इतने हो, फिर आप ये बोल रहे हो कि नहीं हम अच्छी चीज खा रहे हैं, आप गंदी चीज खा रहे हो। वो आप सोच नहीं बदल सकते। नॉलेज की बात है, नॉलेज की बात है, लोग नॉलेज लेना नहीं चाहते, बस यही है। तो सर आप पर्सनली सप्लीमेंट कैसे चूज करते हैं, और क्या एक नॉर्मल जिम गोअर के लिए क्रिएटिन, वे प्रोटीन और मल्टीविटामिन इज इनफ? Supplements basically are supply of extra nutrition which you are not able to get from your food source. डेली फूड से आप डेली फूड से जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप फूड सप्लीमेंट पे स्विच करते हो। जैसे अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा मिनरल, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो आप उसके लिए कितना खाना खा सकते हो, लिमिटेशन है। हाँ जी। तो इसीलिए वो फूड सप्लीमेंट निकाले गए हैं कि आप स्पेसिफिक जो भी आपका माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, अगर वो आपको चाहिए तो आप उससे पूरा कर सको। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि भाई आप प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो आप दूध पी लो, लेकिन अगर आप दूध पियोगे तो उसमें फैट भी मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। लेकिन अगर मुझे प्रोटीन की जरूरत है और फैट और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा अगर खाने से पूरा हो रहा है, प्रोटीन मेरा अगर खाने से पूरा नहीं होगा, तो मैं सप्लीमेंट पे स्विच करूंगा जो मुझे प्योर प्रोटीन दे। लेकिन अगर मैं 1 किलो 2 किलो दूध पीऊंगा तो वो मेरे लिए जरूरी भी नहीं है कि फायदेमंद हो, क्योंकि उतना फैट और कार्बोहाइड्रेट मेरे को नहीं चाहिए। तो वहां पर जो है वो सप्लीमेंट की पिक्चर आती है। तो सबको ये जानना जरूरी है क्या उनको जितनी जरूरत है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो अपने फूड से कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं, उसमें भी एक फैक्टर आ जाता है, क्या उनका डाइजेशन इतना अच्छा है कि फूड उनको वो न्यूट्रिएंट्स दे देगा या नहीं। अगर डाइजेशन अच्छा है, वो उतना खा पा रहे हैं, देन यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स, सिंपल। अगर आप उतना खा पा रहे हो, डाइजेशन अच्छा नहीं है, यू नीड सप्लीमेंट्स। अगर आप उतना नहीं खा पा रहे, यू नीड सप्लीमेंट्स। तो ये सारी चीजें हमें सोच के रखनी पड़ेंगी। हाँ जी। जब तक हम उन्हें एनालाइज नहीं करेंगे, उन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते हमें सप्लीमेंट चाहिए या हमें सप्लीमेंट नहीं चाहिए। बीइंग इनटू फिजिकल एक्सर्शन, लाइकवाइज हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई स्पोर्ट्समैन है वो स्पोर्ट्स खेलता है, तो आप जो है ज्यादा बर्न कर रहे हो या आप अपनी बॉडी को ज्यादा थका रहे हो कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। तो हम लोगों के लिए तो वो मतलब सोचना नहीं है, मैंडेटरी ही हो जाता है इन एनी केस, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना जरूरत है उतना हमारा फूड कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वो आप कितना भी बोल लो या एक्सपर्ट्स कितना भी बोल लें, इट इज नॉट पॉसिबल। रियलिटी हमें पता है ना, हम लोग करते हैं। तो बस ये जब लोग डिफरेंस जान लेंगे, उसके हिसाब से अपने प्लान आउट कर लेंगे, तो वो उन्हें पता चल जाएगा उन्हें जरूरत है या नहीं। सर एक लीग से हटकर सवाल करते हैं, यू आर अ डॉग लवर, हार्डकोर डॉग लवर, और अभी जो आजकल ये बहुत चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इसमें? अब तो खैर उन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया, रिवर्स ले लिया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही राइट टू फ्रीडम देता है, राइट टू स्पीच देता है, राइट टू सो मेनी थिंग्स देता है, और फिर ही उसके अगेंस्ट जो है वो इस तरीके के रूलिंग निकाल देते हैं। हाँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये खुद ही लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं। सर क्या ये मुद्दा भटकाने के लिए था या क्या था? क्योंकि मुझे भी बीच में ऐसा लगा कि कुछ भटकाने के लिए भी हो सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई और, मतलब मेरे को तो ये भी देखने को रोज रोज मिलता है कि कुछ डॉग मीट वगैरह का सिस्टम हो रहा है या कुछ हो रहा है। मतलब वो तो कोई प्रूफ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन ये मतलब अनाउंस ही जब हुआ ना, तो यार मैं तो ये सोचता इतने सालों से, इतने दशकों से, इतने मतलब जन्मों से ये चीज हो रही है, और आज 2025 में ही ऐसा क्या हो गया कि सारे लोगों को 2025 में ही कुत्तों ने काट लिया, या वो इसी टाइम पे इतने खूंखार हो गए, या इसी टाइम पे इतने ज्यादा खतरनाक हो गए कि ये उनको ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। सर वो आया है, केसेस तो निकल के आए हैं कि बच्चों पे अटैक हुए, रेबिस के एकदम से स्पाइक कर गए। तो आई गेस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको करेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि शेल्टर कहाँ है, प्रिपरेशन क्या है, rather than कि straight away आप मैंने क्या बोला। हाँ जी, कंफ्यूज क्यों है? हाँ जी भाई, अगर आप किसी चीज के लिए कोई आप लॉ निकाल रहे हो या कोई नोटिस निकाल रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपकी तैयारी कहाँ पर है? यही है राइट क्वेश्चन। तैयारी भी नहीं है, और दूसरी चीज यार देखो, हर बार ही ऐसा कुछ होता है केस की कुत्ते ने काट लिया, कुछ काट लिया। हाँ जी। अगर आपके घर के किसी सदस्य ने आपको कोई मार दिया या कुछ कर दिया, तो क्या करोगे? आप उसे जेल में डाल दोगे, शेल्टर में डाल दोगे? हाँ जी। तो भाई जो लोग कॉलोनी में रहते हैं, कुत्ते उन सब लोगों को जानते हैं। हाँ, मेरी कॉलोनी में भी कुत्ते हैं, आपकी में भी शायद होंगे। हाँ जी। देखो क्या होता है कि उनमें भी इमोशंस होते हैं। बिल्कुल।
अगर उन्हें कभी किसी ने हर्ट किया है, लोगों का भी तो आप देखो ना यार, कभी भी डंडा मार जाएंगे, लात मार जाएंगे, वो गलत है। तो आप देखो ना उनके भी तो इमोशंस है, वो कभी तो अपनी लिमिट तोड़ेगा ना। हाँ जी। कितने लोग बेचारे छोटे छोटे बच्चों को, उनके बच्चों को गाड़ी से पिचा जाते हैं मस्ती मस्ती के लिए। अभी कितने पीछे वो हुए हैं कि भाई पूरे फांसी पे लटका रहे हैं मजे के लिए और वो कर रहे हैं यार, बहुत केसेस हैं। मतलब मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है। या तो वो बिल्कुल ही साइको होगा, बिल्कुल ही साइको होगा, या कुछ ऐसा होगा उसने, मतलब उसे मजा आता है। साइको का मतलब ये मजा आता होगा कुछ करने में, किसी को तकलीफ देने में या कुछ करने में मजा। जैसे सीरियल किलर्स नहीं होते, तकलीफ देने में। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसने ये सोच लिया हो कि आज मेरे को एक कुत्ते ने काटा, अब मैं सारे कुत्तों को लात मारूंगा। ये भी हो सकता है। तो ये साइकोलॉजी का आप कुछ नहीं, लेकिन ये कंफ्यूजन भाई कि आप पहले ये डिसीजन ले रहे हो, उसके बीच में कितनी न्यूज आ रही है, लोगों ने अपनी राइफल से कुत्तों पे मारते चले गए, कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो नोटिस आ गए अब। दिस इज बैड। उन्हें शेल्टर के लिए भेजा गया है, उन्हें मारने के लिए थोड़ी बोला गया है, और उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। हाँ जी, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, अनएथिकल ही है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और कुत्तों ने ऐसे, बंदर भी तो काट जाते हैं, हमारे सामने हुआ है, बंदर भी तो काट जाते हैं, मेरे सामने का केस है। भैंस भी तो सींग, वो बैल भी तो सींग मार देता है। हाँ जी, उसका क्या फिर कुछ सुनवाई नहीं, क्योंकि कुत्ते जो इजी टारगेट कह सकते हैं। आप कोई लड़का साइकिल से जा रहा है, उसे गाड़ी ने उड़ा दिया, सारी गाड़ियों को डालो ना शेल्टर में फिर। सर, फिटनेस की अगर बात करें, फिटनेस एक तरह का लाइफस्टाइल है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो 6 से 5 की जॉब में फंसा हुआ है, उसके लिए बैलेंस बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये क्वेश्चन मैं वाकई में काफी बार जवाब दे चुका हूँ, और इसका बहुत सीधा सा आंसर है। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके पास वही 24 घंटे। आप एक दिन 10 मिनट का टाइम निकालो, कभी वीकेंड पे निकालो, और आप ये लिखो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट किस समय से किस समय तक किस जगह पे है। हाँ जी। अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और 9 बजे ऑफिस के लिए निकल रहे हो, तो उस 3 घंटे में आप क्या कर रहे हो? 9 से 5 में ऑफिस में क्या कर रहे हो? उसके बाद 5 बजे आके रात को 11 बजे सोने तक आप क्या कर रहे हो? आप ये सारे टास्क लिखो, 1 by 1, टाइम टू टाइम। आपको 4 से 5 टास्क ऐसे डेफिनेटली मिल जाएंगे, आई कैन गारंटी, आई कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जो आपके लिए यूजफुल है ही नहीं। हाँ, जो आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। उन 10 से 15 मिनट के 5 टास्क को, ठीक है, 10 into 5 50 या 15 into 5 75। हाँ जी। आप अलग निकाल लो, उनको सम कर दो, जैसे मैंने अभी कहा। बिल्कुल 60 से 75 मिनट आप हर दिन निकाल सकते हो, आप कितने भी बिजी हो चाहो। वो आप प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दे दो। हाँ जी। तो ये करना बहुत जरूरी है। एक तरीके से जैसे आप अपना टाइम टेबल, आप अपना मॉनेटरी टेबल बनाते हो मनी को मैनेज करने का, इसी तरीके से आप अपने हेल्थ को मैनेज करने का भी एक हेल्थ टेबल बनाओ। और आप ये एक बार निकालोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे को ये टाइम मेरे लिए कोई बेकार का है, मैं इसको बेकार कर रहा हूँ, उसमें से टाइम निकाल लो। और आपको जब लगे कि आप उससे डिविएट हो रहे हो, अगले महीने फिर बैठ जाओ वो 10 मिनट लेके। बिल्कुल सही बात। तो आपको प्रायोरिटी टेबल में हेल्थ को प्लेस करना है। हाँ जी। जब उस प्रायोरिटी टेबल में हेल्थ को प्लेस कर लोगे, तो उससे आप देखोगे आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका खाने का डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आपकी बीमारियां भी दूर होंगी। सही बात। एक चीज करने से कितने सारे फायदे मिलेंगे। बहुत सही बात है। अगर आप अपने 20 साल पहले के रजत को कोई एडवाइस देना चाहते, तो क्या एडवाइस देते आज? जो जिद मैंने उस समय छोड़ी, वो मैं कहता तू मत छोड़। अच्छा, तू जिद करता रहे। हाँ जी। क्योंकि जिद मैंने देखा है बहुत फायदेमंद होती है। सही बात। लेकिन अच्छी चीज होती है। हाँ जी। वो ना आपको रुकने नहीं देती, वो आपको आगे ही बढ़ाती है। आप देखो कि अब जैसे अभी रिसेंटली आप देखो अपना हार्दिक पांड्या जो है, हाँ जी, बहुत लो लेवल फैमिली से बिलोंग करता था। सही बात है। अगर उसमें खेलने की जिद नहीं होती तो आज पता होता हार्दिक पांड्या। सेम रिंकू सिंह के साथ भी ऐसे ही है, जिद थी ना कि नहीं मुझे कुछ करना है कुछ नहीं। साहब कोई पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, नहीं मेरे को कुछ करना है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, नहीं मेरे को यही करना है, मेरे को ये करना है। मेरे को भी कितने लोगों ने बोला हो गया यार, रहते नाम बना लिया, बहुत नाम हो गया, अब छोड़, अपने काम पे ध्यान दे, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। तो मैं उस समय ये बोलता, क्योंकि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। ओके। तो मैंने क्रिकेट परस्यू करा, और जब मैं इंजीनियरिंग में एंटर करा, तो मैंने ना क्रिकेट बिल्कुल छोड़ दिया। ओके। तो आइडियली मुझे उस समय इंजीनियरिंग ना करके मुझे क्रिकेट में जाना चाहिए था। तो अगर मैं 16 साल का इंजीनियरिंग में चला गया था, अगर मैं उस समय ये जिद पे रहता
कि नहीं मुझे क्रिकेट ही खेलनी है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर कोचिंग लेनी है, मुझे बाहर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है या मुझे मुंबई जाना है या मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो शायद आज मैं रिटायर होता इंडियन टीम से। मेरा इतना अच्छा क्रिकेट था, ओके, इतना अच्छा क्रिकेट था एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो मैं डेफिनेटली उस चीज को आज भी रिग्रेट करता हूँ, और अगर मेरे को वो मौका मिले रिवर्स करने का तो डेफिनेटली मैं अपने 20 साल पहले या 25 साल पहले रजत को यही बोलना चाहूँगा। क्रिकेट में सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल हर कोई ट्रेनर या कोच है। इस भीड़ में आप खुद को कैसे रेलेवेंट बनाते हैं? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। जो कोच है वो कोच क्यों है, पहली बात। हाँ और जी। सबसे बड़ी बात, यार सबको कोच क्यों बनना है? हाँ, ये बात भी है। मतलब सबको फिटनेस कोच बनना है, टीचर नहीं बनना है स्कूल में जाके पढ़ाने वाला। ये बहुत बड़ा, मतलब ये क्या बोलना चाहिए, ये विडंबना है बहुत बड़ी। फिटनेस कोच ही क्यों बनना है? उन्हें लगता है यार मैं प्लान बेचूंगा, 5,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, वो प्लान कॉपी करा किसी का, दे दिया। एक्चुअल में कोच कौन होता है, या एक टीचर कौन होता है, या एक मेंटोर कौन होता है? सबसे पहला उसका जब आप बोलोगे डेफिनेशन, who has enough experience यस, in the specific field, वो कोच होगा या टीचर होगा। हाँ जी। भाई तुम 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, तुमने कहाँ से एक्सपीरियंस ले लिया? तुमने 2 साल ट्रेनिंग करी तो तुम्हें एक्सपीरियंस आ गया। हाँ जी। अभी तो तुमने अपना एडल्टहुड पूरा नहीं देखा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं। एक बंदे को 25-30 साल बाद क्या प्रॉब्लम फेस होती है, या 35 साल की उम्र में क्या प्रॉब्लम फेस होती है, उनको तुम गाइड कर रहे हो, जबकि तुमने वो चीज देखी नहीं है, समझी नहीं है, फील नहीं करी है। देन हाउ कैन यू बी अ कोच? यस। तो आप 20 साल 25 साल की उम्र में कैसे भाई बन सकते हो कोच? सही बात। केवल 3 महीने का या 6 महीने का, भाई देखो मैं ये बात डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कहने को मैं भी सर्टिफाइड हूँ, हाँ जी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 3 महीने 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आप कहाँ से कोच बन सकते हो? आप एक सर्टिफाइड स्टूडेंट हो। हाँ जी। आप एक कोच नहीं हो कि आप एक 35-40 साल के लड़के को, लड़की को, या आदमी को या औरत को ट्रेन कर सको या उसे गाइड कर सको फॉर हिज और हर प्रॉब्लम्स। कैसे कर लोगे? तो भाई ये प्रॉब्लम, ये गलती उन लोगों की नहीं है जो अपने आप को कोच बोल रहे हैं, ये गलती उन लोगों की है जो उनसे कोचिंग ले रहे हैं। सही बात है। बॉडी बिल्डिंग की भी कोचिंग कुछ ऐसे लोग भी दे रहे हैं जो आज तक स्टेज पे ही नहीं चढ़े। हाँ जी। आपको पहले खुद उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आपको ये चीज बता रहा है तो वो अंदर से क्या फील कर रहा होगा, या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस उसे आ रही होंगी, या किस तरीके की ग्रोथ उसकी हो रही होगी। ये बात जब लोग समझ जाएंगे तो यार ये सब लोग ऐसे ही आउट हो जाएंगे। हाँ जी। अब देखो ना, लोग 12th के बाद आज ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे थोड़ा बहुत बॉडी बनाई और नीचे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिख के आ गया कोच, सर्टिफाइड कोच, और क्या नाम है, अपनी फोटोशूट करा लिया, हो गया काम। मील प्लान कॉपी किया, डाल दिया। मील प्लान एक्चुअल में बहुत सिंपल है। हाँ, सबको पता होता है कि क्या खाना चाहिए। मील प्लान करना, एक्सरसाइज करना बहुत सिंपल है। घुमाया है सोशल मीडिया ने। हाँ जी। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हमने तो कभी ऐसे नहीं करा। या जितने भी आप टॉप लेवल के लोग देखोगे वो ऐसे वैसे नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे, सिंपल। दे विल स्टिक टू द बेसिक्स। हाँ जी। जितना घुमाओगे उतना टेढ़ा ही होगा, सीधा नहीं होगा। सीधा नहीं। सही बात है सर। अगर आपके हिसाब से बात करें तो आपके हिसाब से इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फिटनेस हब बनाने के लिए सबसे बड़ा चेंज क्या लाना चाहिए गवर्नमेंट को? अवेयरनेस, एजुकेशन, या गवर्नमेंट सपोर्ट? गवर्नमेंट सपोर्ट, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में टेंडेंसी है कि जिस चीज में गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है लोग उसकी तरफ भागते हैं। हाँ जी, फॉर श्योर। एजुकेशन भी एक बहुत हद तक, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही उसी तरीकों पे बेस्ड है कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो लेकिन 12th तक आपको सेम पढ़ाई करनी है। बिल्कुल सही बात है। कोई नॉलेज 12th तक, सॉरी 10th तक आपको सेम पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपकी स्ट्रीम्स आती हैं, और स्ट्रीम्स भी केवल लिमिटेड ही हैं। हाँ जी। साइंस साइड ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, थोड़ी बहुत अपने कंप्यूटर आ गई होगी, अब ये हो गया होगा। मतलब हमारे टाइम में तो 3 स्ट्रीम होती थी। हाँ, हमारे स्कूल में तो 2 ही थी, 8 भी नहीं थी। ओके। या तो साइंस साइड लो या कॉमर्स साइड लो। तो आप देखो अपनी अपनी जिंदगी के 16 से 18 साल तो
जो आपको लाइफ में आगे करना है या आप कैसे फिटनेस के टर्म्स में कैसे फिट रह सकते हो, वो तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। बिल्कुल नहीं सीखा। तो एजुकेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट बहुत होनी चाहिए कि सबसे बड़ा जो आपके लिए घर है वो आपकी बॉडी है। हाँ जी। आपको उसमें अपने जिंदगी के आखिरी क्षण तक रहना है, तो आप उसे कैसे अच्छा कर सकते हो, ये एजुकेशन भी इन्वॉल्व होनी चाहिए आपके सिलेबस में। दूसरा, आपका स्किल बेस्ड एजुकेशन भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है यार मैं साइंस में अगर साइंस में अच्छा हूं या मैथ में अच्छा हूं या कॉमर्स में अच्छा हूं, हो सकता है मेरे अंदर कोई और ऐसी कला हो हाँ जी जिसमें मैं बहुत एक्सेल कर जाऊं, शायद इंडिया का भी नाम रोशन कर दूं। बिल्कुल सही बात। वो एजुकेशन सिस्टम लैक कर रहा है। और फिटनेस में तो सबसे बड़ी बात है कि भाई आप एजुकेशन दो, खाने की दो, ट्रेनिंग की दो, शुरुआत से दो। अब जापान में क्या है, जापान में छोटे छोटे स्कूल्स हैं, मतलब सारे स्कूल्स में छोटे से कोई भी स्टाफ नहीं होता टीचर्स के अलावा। हाँ जी। वहां पर बच्चा खुद ही अपना खाना बनाता है, खुद ही पूरे स्कूल की सफाई करता है, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा हो। तो उनसे उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है, डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल पे यस। तो उन्हें ये पता है कि ये काम भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी। हमें अपने वातावरण को, अपने आसपास की चीजों को साफ रखना है, हमें अपने खाने का खुद ध्यान रखना है। और उसमें ये भी नॉलेज दी जाती है कि ये खाना आप खाएंगे तो हमेशा सेहतमंद रहेंगे, ये खाना खाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीजें स्पेशल एक क्लास होनी चाहिए रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू एक्सरसाइज साइंस। बहुत बेसिक चीजें हैं। अब इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं? बंदा 25 साल तक तो इसी भागा दौड़ में लगा रहता है, मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो आधा अनफिट तो तभी हो जाता है। हाँ जी। फिर वो सोचता है फिट होने की, फिर वो अपनी जिंदगी की भागा दौड़ में लग जाता है। 40 साल 45 साल का जब तक हुआ, जब तक सेटल हुआ, तब तक उसे लगता है उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, अब उसे हिम्मत ही नहीं होती आगे कुछ करने की। हाँ जी। ये वाकई में चेंज होना चाहिए। ये सपोर्ट अगर मिलेगी तो हम डेफिनेटली आगे कुछ बढ़ पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उन्हें भी फिटनेस का ज्ञान होना चाहिए, तभी उन्हें उसकी यूटिलिटी पता लगेगी। भाई सारे जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं या एमएलए एमपी हैं या ऐसे लोग हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इन सबको मैं गुजारिश करता हूँ भाई इनके लिए भी जो है कोर्सेज कराए जाए फिटनेस से रिलेटेड, जो कि जब आप खुद करते हो ना तो आप उसका ज्ञान भी देते हो। हाँ जी, सही बात है। जिसका खुद पता होगा इम्पैक्ट पॉजिटिव, तभी आप आगे वो चेंज जो है ना टॉप से ही शुरू होती है। यस सर। जब आप करोगे तो आप, अब जैसे हमारे मोदी जी भी जो है उन्होंने योगा को बढ़ावा दिया। हाँ जी। अगर वो खुद नहीं खड़े होके बोलते, केवल इंप्लीमेंट करवा देते तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता और पूरे वर्ल्ड में आया। यस। तो इसी तरीके से हमें फिटनेस एज अ होल में हमारा ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी बाकी चीजें भी, हमारा सोशल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे का एजुकेशन होना चाहिए। और गवर्नमेंट में भी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे जो लोग फिटनेस को एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट हो। डेफिनेटली सही बात है सर। अभी कल ही जो है जीएसटी में रिफॉर्म आया है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिटनेस इंडस्ट्री से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 5% जीएसटी कम हो गया। हाँ जी। और 5% कम, सॉरी 5% अप्लाई हो गया 18% की जगह। हाँ, देखो मैं मानता हूँ इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज्यादा आ जाएंगे फिटनेस की तरफ। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है, देखिए हर साल फिटनेस बढ़ ही रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, लेकिन लोग अनफिट भी ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात। बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो फिटनेस अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब बीमारी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि तोड़ा मरोड़ा बहुत जा रहा है। बेसिक्स को भूल के ना चीजों को ऐसे प्रेजेंट करा जा रहा है कि शायद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाई फाई चीज करने से ही हमें कुछ मिलेगा। इट इज वेरी बेसिक। आप वॉक कर लो 10,000 स्टेप्स। अब आप वॉक भी कर रहे हो तो वॉक में क्या है, आपको चाहिए वो आईफोन की वॉच, ठीक है। अब बंदा सोचता है यार आईफोन की वॉच, क्योंकि वो सबको देखता है, फिर वो सोचता है वो भी खरीदूं, फिर मैं उसके लिए आईफोन भी खरीदूं। तो क्या होता है, वो अनवांटेड है। बिल्कुल सही। ऑफ नो यूज। पहले तो लोग आईफोन यूज नहीं करते थे या उसकी वॉच यूज नहीं करते थे। नहीं भाई ये फील गुड फैक्टर अंदर से आता है। केवल ये देखने से आपने कितनी कैलोरी बर्न कर ली इसका मतलब ये नहीं आप फिट हो गए। कैलोरी बर्न इज नॉट फिटनेस, वेट लॉस इज नॉट फिटनेस। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ गई उस दिन वो शायद बीमार पड़ना भूल जाएंगे। आधे लोग तो फिटनेस करके बीमार हो रहे हैं।
हाँ जी। क्योंकि वो इतना वेट लॉस कर लेते हैं, इतना वेट लॉस कर लेते हैं, उनके अंग ही काम करना बंद कर जाते हैं। अब वो ओलंपिक आई है, वो क्या कर रहा है? हाँ जी। लोगों को फिट नहीं होना, गाइस आप लोगों को फिट नहीं होना, आप लोगों को केवल वेट लॉस करना है। मैं सीधे आपके मुंह पे बोल रहा हूँ ये। सही तो आप उन लोगों को फिट नहीं होना, उन्हें केवल वेट लॉस करना है, पतला दिखना है। हाँ जी। तो इसीलिए उन्हें बीमारी ज्यादा हो रही है, फिटनेस आगे बढ़ रही है, लेकिन बीमार लोग ज्यादा हो रहे हैं। डेथ रेट भी बढ़ गया इस चक्कर में। जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो, जो आपकी बॉडी को ट्रेनिंग चाहिए वो आप दे नहीं रहे। हमारी बॉडी काम करने के लिए बनी है, अंग चलते रहने चाहिए, हमारी बॉडी आराम करने के लिए नहीं बनी है। गाड़ी की तरह हमारी बॉडी, गाड़ी खड़ी होगी तो जंग लग जाएगी, चलती रहेगी तो आप उसे सालों साल चलाते रहो। ऐसी हमारी बॉडी को अगर मूव नहीं करोगे आप, इसके जॉइंट्स वगैरह मूव नहीं करोगे, मसल्स मूव नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी उसमें। बिल्कुल सेम बात है, जैसे हार्ट का काम है चलते रहना, तो ऐसे बाकी बॉडी को भी चलाते रहना चाहिए। पूरा बिल्कुल चलना बहुत है, चलना मतलब बॉडी का चलना, बॉडी का चलना, बॉडी का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्टिविटी शुरू कर दो तो आप कुछ भी खा सकते हो, मैं तो ये मानता हूँ। आप कुछ भी खाओ, अगर आप अच्छे से उसको बर्न कर रहे हो ना, तो सारा हमारा सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है कि वो सबको आउट कर देगा, समंदर की तरह है, गंदगी को बाहर फेंक देता है। हाँ जी, सही। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करोगे बाहर फेंकने वाला, तो वो तो अंदर ही रखेगा ना। रखेगा, सही है। सर, रैपिड फायर राउंड, चीट मील का फेवरेट आपका? अरहर की दाल, अरे वाह। भिंडी की सब्जी, रोटी, उस पे घी, दाल में घी, साथ में रायता, मेरा चीट मील है, फेवरेट चीट मील हो गया, फेवरेट चीट। बहुत बढ़िया सर। एक ऐसा सप्लीमेंट जो ओवर हाइप्ड है? ओवर हाइप्ड है? हाँ, सही बोलूं तो लोग बहुत चक्के रह जाएंगे, वे प्रोटीन। अच्छा, ओवर हाइप कर रखा है उसे। मतलब अब बहुत ज्यादा उसकी यूटिलिटी है, मैं ये नहीं बोलूंगा यूटिलिटी है, लेकिन क्या होता है ना कि लोग यही समझते हैं कि बस वे प्रोटीन ही सप्लीमेंट है। वाकई में बहुत से ऐसे अच्छी चीजें हैं जो आप उसमें अगर पैसा खर्च करोगे, एक बार को वे प्रोटीन नहीं भी लोगे ना, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। सही बात है सर। फेवरेट एक्सरसाइज जो आप कभी स्किप नहीं करते? वैसे तो बहुत सारी है, मैं किसका नाम लूं, मैं जिसमें आपको खुद दिल से मजा आता है? मेरे को बैक ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे उसमें पहले मैं स्क्वाट बहुत एंजॉय करता था, आज के टाइम में मैंने स्क्वाट थोड़ा सा लाइट कर दिया है, लेकिन हाँ बैक ट्रेनिंग मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, एक सेलिब्रिटी जिसकी फिजिक को आप एडमायर करते हो? मेरे को रोनाल्डो की फिजिक अच्छी लगती है। वैसे तो उसकी नेचुरली बिल्ट ऐसे है, लेकिन उसको भी मेंटेन करना सारे फुटबॉलर्स भी वो नहीं कर पाते। हाँ, मतलब उसमें ये आप एस्थेटिकली भी अच्छे लग रहे हो और आप उतने ज्यादा एजाइल भी हो, आप उतने ज्यादा फिट भी हो, क्विक भी हो। सो रोनाल्डो। स्टेज के पहले का रिचुअल या लकी चार्म? मैं देखो वाकई बताऊं, मैं लकी चार्म जैसी चीज में बिलीव करता नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि मेरे लिए अगर ये मेरे पास होगा तो मैं ही जीतूंगा, तो ही हारूंगा। अभी तक तो देखो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। सही बात है, मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन हाँ काफी टाइम पे मैं स्टेज पे जाने से पहले अपनी पत्नी के पैर जरूर छूता हूँ। ये मतलब कभी जैसे इस बार मैं भूल गया बिल्कुल, क्योंकि वो कहीं इधर उधर हो गई और फिर मेरे को स्टेज पे जाना पड़ गया भाग के, तो वो उस समय थी नहीं। लेकिन हाँ, मैं जब भी सामने होती है तो मैं जरूर पैर छू के जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सोच लूं यार पैर नहीं छुए तो मैं डिमोरलाइज हो जाऊं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट सर इस बार तो गोल्ड मेडल आया है। नहीं, वो देखो क्या होता है ना, हो सकता है कि उनकी प्रेयर्स इतनी अच्छी हो कि वो पैर छूने को भी डोमिनेट कर गई। हाँ जी, तो कुछ सर उन्होंने सपोर्ट किया है आपको? बिल्कुल पूरा डे वन से सपोर्ट हमेशा से। आज भी जब मैं थोड़ा लो होता हूँ तो देखो यहाँ पर मैं वाकई में उनके अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ पर। मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, तो मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे लोज में, मेरे हाई में, मेरे सेलिब्रेशन में, और वही मेरे साथ हैं और वही मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो मतलब जैसे वो उनकी सेकंड मैरिज है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो उनके बच्चे भी हैं, वो कभी बच्चों से डिस्कस कर लेती हैं। मेरे पास तो केवल वही है डिस्कस करने के लिए। तो या मैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं डिस्कस भी नहीं करता चीजें, तो वो मेरे मूड से समझ जाती हैं कि कुछ हुआ है। तो वो बॉन्डिंग है। हाँ, वो बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ठीक है, वो फैमिली सपोर्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, योर थॉट्स ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना? मैं तो ये प्रे करूंगा कि आपका शो इतना बड़ा हो जाए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सर मैं भी आपके शो में आना चाहता हूं, मुझे भी टाइम दीजिए और मेरे को भी एक चांस दीजिए, आपके शो के थ्रू मेरी विजिबिलिटी बढ़े
और जिस तरीके से आपने मुझे अप्रोच किया, दैट वाज रियली रियली हम्बल अप्रोच, और मैं बहुत उसके लिए थैंकफुल हूँ। सेकेंडली देखिए क्या होता है कि शोज़ हो सकता है बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, बहुत सारे शोज़ बहुत बड़े भी हो जाते हैं, Yes, sir. लेकिन एक एज अ पर्सन आई रियली लाइक्ड यू। जब आप आए, मतलब पहली बार हमारी मुलाकात है, Yes, sir. मतलब सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, Yes, sir. लेकिन एक ना जो ऑरा होता है, जो फीलिंग होती है, वो पता चल जाती है। Yes, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, और मैं ये चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ आके शो करें, और उसके बाद अगेन द सेम थिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ सर मेरे को भी तो 5 मिनट दे दो। फिर हम सर विद फैमिली करेंगे कि मैम और आपका शो साथ में करेंगे सर। नहीं, बिल्कुल सर मैं एंड में सिर्फ ये आपको बोलना चाहूँगा, एक शॉर्ट मैसेज अपकमिंग एथलीट्स के लिए या डिसिप्लिन मंत्र जो आप बताना चाहें हमारे व्यूवर्स के लिए, और अगर आपको वो फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए सर। मेरे को फॉलो तो IFBBPro_रजत पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जर्नी सारी उसी पे है। और एक मंत्रा जो मैं देना चाहता हूँ, वो सेम मंत्रा, भाई जिद मत छोड़ो। हाँ जी। कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल किनारे पे आके सोचते हैं हम हार गए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे ही हमारी जीत होती है। उसका लाइव एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ के साथ देखा है। तो अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है, तो जब तक आप में जान है उसके लिए कोशिश करते रहो। पीछे हटोगे तो शायद एक बार अगर पीछे हट गए तो लाइफ में हर चीज़ के लिए पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन मेरी तो रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो उसे पाके रहो, और वो पाओगे तब जब आप ज़िद्दी रहोगे। लेकिन हाँ, कभी कभी कोई चीज़ बहुत देर में मिलती है, तो उसके लिए एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। और स्पेशली बॉडी बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन का गेम है, और पेशेंस का गेम है। अगर आपने धैर्य बना के रखा, और अगर आपका गोल है कि आपको आगे तक जाना है और शुरुआती पैसे में नहीं फंसना है, ठीक है। मैं मानता हूं कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 10, 20, 50 हज़ार रुपये भी बहुत मैटर करते होंगे, मेरे लिए भी मैटर करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बहुत बड़े के लिए छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो आप अगर उसमें नहीं फंसे, और अगर आपका गोल बहुत आगे जाने का है, तो डेफिनेटली आपको पेशेंस और डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा और अपनी ज़िद को मत छोड़िएगा। तो ये था बहुत ही इंस्पायरिंग एपिसोड रजत सर के साथ। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सर को फॉलो कीजिए, इनकी लाइफ जर्नी को फॉलो कीजिए, देखिए कि जिद का रिजल्ट क्या होता है। सर ने जिद नहीं छोड़ी, एंड एट लास्ट वो IFBB प्रो का कार्ड उन्हें मिला। नाउ ही विल ट्राई फॉर मिस्टर ओलंपिया, और हम सबकी बेस्ट विशेस उनके साथ है कि वो आए, जीते और इंडिया का नाम रोशन करें। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।